Hey guys, welcome back to my channel. This is your नीरू मैम. सॉरी फॉर वीडियो लेट हो गई है. कल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजे कैसे गए, किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई, किस तरीके से इनकी खोज हुई. वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें. ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग कि परमाणु के मूल कण क्या थे. थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं. पीछे के रिवीजन में हमको पता था कि जो परमाणु था, परमाणु के मौलिक कण जो थे, या जिनको मैंने मूल कण बताया था, आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी. फंडामेंटल यूनिट्स 3 थी. कौन कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारी, जो कि आप लोगों ने पढ़ी थी. तो आज हम इन 3 फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी खोज किस तरीके से हुई. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से. तो स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी. किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी. अब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई किससे थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी. दैट्स इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी. कैथोड किरणों की स्टडीज़ की थी जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया और कैथोड किरणों का अध्ययन करके उन्होंने हमको, कैथोड किरणों के अध्ययन करने के बाद हमको उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो छोटे छोटे, अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे, जो हमें नॉर्मल अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखाई दे सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे या अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं. अब ये जो ऋण आवेशित कण थे, इन्हीं का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा और इन्हीं को इन्होंने बताया कि यही इलेक्ट्रॉन है. तो बेसिकली जो कैथोड किरणें हैं वो अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और उन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो इस तरीके से जे थॉमसन ने हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमको कैथोड किरणों के गुण पढ़ना ज़रूरी है. हमको पता होना चाहिए कि कैथोड किरणों के गुण क्या हैं. तो कैथोड किरणों के गुण स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला ये कि अब कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो कैथोड किरणों की खोज जो थी वो सर विलियम क्रुक्स ने की थी. किसने की थी? सर विलियम क्रुक्स. एक चीज़ ध्यान रखना कि कैथोड किरणों की स्टडीज़ जो थी, कैथोड किरणों का अध्ययन जो था वो जे थॉमसन ने किया था. किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था. पर कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने नहीं की थी. जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. कैथोड किरणों की खोज नहीं की थी. कैथोड किरणों की खोज की थी सर विलियम क्रुक्स ने. तो इन्होंने हमको बताया था कि ये जो किरणें होती हैं, सबसे पहली चीज़, ये एक सीधी रेखा में चलती हैं. सीधी रेखा का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट चलती है, इस तरीके से सीधी चलती है. इसके बाद सेकंड इन्होंने हमको बोला कि ये किरणें जो होती हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में धन आवेशित क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं. अब धनावेशित क्षेत्र की ओर क्यों मुड़ती हैं? क्योंकि ये ऋणावेशित भाग से मिलकर बनी हुई हैं. आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये छोटे छोटे अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं. तो कोई भी नेगेटिव पोल जो होता है वो किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव पोल की तरफ. तो अब ये किरणें नेगेटिव कणों से मिलकर बनी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई हैं. तो ये विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में किधर की तरफ जाएंगी? ऑब्वियसली ये धनावेशित क्षेत्र की ओर जाएंगी. तो इसलिए ये किरणें जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं. नेक्स्ट, इसके बाद आपको बोला गया कि ये किरणें जो हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं. ये किरणें क्या करती हैं? जब हम कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट को देखते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर ये किरणें पड़ती हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, एकदम ब्लैक हो जाता है वो. उसके बाद ये किरणें जो हैं वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं. इनके अंदर काफ़ी हीट होती है. तो ये किरणें जब चलती हैं या किसी से टकराती हैं तो ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं. नेक्स्ट, इन किरणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है. इनकी गतिज ऊर्जा इनके चलने
के बाद जो इनके अंदर ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा सबको पता है, जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा कंटेन करती है उस समय पर जो उसमें ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अगर एक पंखा चल रहा है तो उस पंखे में उस समय पर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो इसी तरीके से जब भी किरणें चलती हैं तो इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ये हमको पता है कि ये किरणें जो हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं, और वो ऋणावेशित कण क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी खोज हमको जे थॉमसन ने की थी। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की खोज। अब प्रोटॉन की खोज इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, और यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लियर भी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से हुई थी। एनोड किरणों का अध्ययन किया गया जिससे प्रोटॉन किरणों की खोज हुई। अब ये अध्ययन किसने किया था, ये अध्ययन किया था रदरफोर्ड ने। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की थी, या जिनको हम एनोड किरणों की खोज की थी, या जिनको हम कैनाल किरणों के नाम से भी जानते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी हम कि हम इन एनोड किरणों को कैनाल किरणों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने एनोड किरणों का अध्ययन किया और एनोड किरणों के बारे में इन्होंने बताया कि जो एनोड किरणें हैं वो अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। किससे, बहुत छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, और उन्हीं धनावेशित कणों को नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन। ओके, आगे हम पढ़ते हैं एनोड किरणों के गुण, या कैनाल किरणों के गुण, या फिर धन किरणों के गुण। ये इतने सारे एक ही के नाम हैं, इनको हम एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की या एनोड किरणों की खोज की थी, और इनसे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो कैनाल किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इन्होंने इसके कुछ गुण बताए थे, पढ़ते हैं उन गुणों को। पहला गुण ये बताया कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जैसा कि उनका गुण था वैसा ही इनका भी गुण है कि ये किरणें किस में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। इसके बाद ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, और किधर की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, नेगेटिव पोर्शन की तरफ। क्योंकि ये पॉजिटिव से मिलकर बनी हुई हैं तो ये किधर की तरफ विक्षेपित हो जाएंगी, ऋणावेश की ओर विक्षेपित हो जाएंगी। इसके बाद ऑब्वियसली ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इसके बाद इन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। अच्छा, भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता का मतलब बेसिकली हम समझते हैं कि किसी भी दीवार के या किसी भी चीज़ के, किसी भी धातु के आर पार जाना, उसको हम भेदन क्षमता कहते हैं। तो जो कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है। कैथोड किरणों की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वो तुरंत निकल जाती है। लेकिन एनोड किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। इसके बाद इन किरणों का वेग कैथोड किरणों की तुलना में कम होता है। ऑब्वियसली जब भेदन क्षमता कम है तो भेदन क्षमता क्यों कम है, क्योंकि वेग कम है। जितनी वेग से वो जाएंगे उतना किसी चीज़ को भेद सकती हैं, लेकिन क्योंकि इनका वेग कम होता है तो इसलिए इनकी भेदन क्षमता भी कम होती है, या फिर इनका भेदन क्षमता कम होती है तो इनका वेग भी कम होता है। नेक्स्ट, के बाद इसमें लास्ट पॉइंट है कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, अब वो धनावेशित कण कौन से हैं, प्रोटॉन। आई होप सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने देखा कि बेरिलियम, बोरॉन तथा एल्यूमिनियम तत्वों पर, कौन कौन से तत्व, बेरिलियम को हम Be से प्रदर्शित करते हैं, बोरॉन को हम B से प्रदर्शित करते हैं, और एल्यूमिनियम को हम Al से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने देखा कि बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम तत्वों पर जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करी। अच्छा, अल्फा कण क्या होते हैं मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी प्रॉपर कि अल्फा कण क्या होते हैं। फिलहाल हम समझ सकते हैं कि अल्फा कण एक तरीके के कण होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो
अल्फ़ा कण की बमबारी करी और अल्फ़ा कणों की बमबारी करने पर ये एक प्रकार की बेधी किरणें लेती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम तत्वों पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करी और करने पर इन्होंने पाया कि इसमें से एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं, जिनका अध्ययन करने पर इन्होंने इन किरणों को बताया कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। दोबारा समझ लेते हैं। इन्होंने बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करी और उन्होंने बताया कि जब हमने इन तत्वों पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करी तो इनमें से कुछ किरणें निकली और वो जो किरणें हैं वो विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी। उसी प्रकार इन तत्वों में से जब अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई गई तो जो किरणें निकली वो विद्युत उदासीन तत्वों से बिल्कुल विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई थी, जिसका भार इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर बताया। ये हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर बताया और इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर क्यों है? क्योंकि आपने न्यूट्रॉन का सिंबल पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं पढ़ा हो तो लास्ट वीडियो चेक कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि इसका भार जो है वो ये है। ये न्यूट्रॉन का सिंबल है और मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। तो हाइड्रोजन का भार 1, न्यूट्रॉन का भार 1। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है। तो इन कणों का इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया और इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये बेरिलियम है। बेरिलियम पर जब हीलियम कण की बमबारी करी, हीलियम जो होता है, हीलियम का नाभिक जो होता है, हीलियम कण की क्यों करी? क्योंकि हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण होता है। कैसा कण होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। तो हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण बोलते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हीलियम की बमबारी करी है। इसके बाद जब इन्होंने दिखाया आपको कि बेरिलियम का रिएक्शन जब इन्होंने हीलियम के साथ कराया तो यहाँ पर कार्बन बना और प्लस एक न्यूट्रॉन निकला। इसको हम बैलेंस करके देखते हैं कि यहाँ पर 9 और 4, तो 9 + 4 कितने होते हैं? 9 + 4 13 एंड 4 + 2 होते हैं 6। तो यहाँ पर नीचे 6 दिखाई दे रहा है जो कि इक्वल आ गया, तो इसलिए बचा क्या? 0। नीचे क्या बचा? 0। ऊपर दिखाई दे रहा है 13 आया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 12। तो यहाँ पर क्या बचा? 1। तो इस तरीके से एक नया कण निकला और ये जो कण था इसका परमाणु संख्या 0 और द्रव्यमान संख्या या इसका जो भार है वो 1 है, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ इस वीडियो में आपके इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज का एंड होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।